हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर जो पेपर का टाइटल है उसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी का कुछ पार्ट दिया गया है, इथनो मेडिसिन के बारे में बताया गया है, और पादप जो रसायन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसको भी, इस पूरे सिलेबस को भी यहाँ पर 8 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट की अगर हम लोग बात करें, यूनिट 1 की बात करें, तो यूनिट 1 में हम लोग ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, और डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतूकरण। यानी कि जो खेती योग्य पौधे होते हैं उनकी ओरिजिन कैसे हुई, उनको कैसे जंगली पौधों से कल्टीवेटेड पौधों के रूप में या कल्टीवेटेड क्रॉप्स के रूप में उनको कैसे बनाया गया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक रखा गया है, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एक बहुत ही फेमस टॉपिक माना जाता है। जो पुरानी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें भी इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इस टॉपिक के अंतर्गत पौधों या क्रॉप्स की जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, कहाँ से हुआ है, उनके ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर हैं, और किस जियोग्राफिकल कंडीशंस में कौन सी स्पीसीज जो है ओरिजिनेट हुई है। तो उनके अलग अलग सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। एक साइंटिस्ट हुए हैं एन.आई. बेबीलोब साहब, जिन्होंने जेनेटिक्स, पौधों की जो जेनेटिक्स होती है या साइटोजेनेटिक्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है, और उसके बेस पर उन्होंने लगभग 9 सेंटर्स के बारे में उन्होंने बताया, जिसको हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी यूनिट में ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फसली पौधे होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, जंगली जो प्रजातियाँ होती हैं, उनको कैसे कल्टीवेटेड स्पीसीज के रूप में कैसे बनाया गया, कौन से तरीके अपनाए गए, और किस प्रकार से उनको खेती योग्य बनाया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो कि एक सिक्वेंटल प्रोसेस हो। सिक्वेंटल प्रोसेस का मतलब होता है कि जितने भी नेचर में नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, या जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि प्रकृति के द्वारा हमको दी गई हैं, उनका इस तरीके से उपयोग किया जाना कि वो हम लोगों के लिए भी रहें, हम लोग भी उसका यूज कर सकें, और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उसका उपयोग कर पाएँ। तो उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी अन्य सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ाया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग सीरियल्स, सीरियल्स के बारे में, लेग्यूम्स के बारे में, स्पाइसेस एंड बिवरेजेस के बारे में बात करेंगे। जो फसलें होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं, और जो बिवरेजेस होते हैं, जैसे कि जो बिवरेजेस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं। अल्कोहलिक बिवरेजेस जैसे हम लोग जानते हैं बियर है, ब्रांडी है, विस्की, ये सब क्या हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं। नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस में हम लोग चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस में आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें मुख्य रूप से हम लोग इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इनकी खेती कैसे की जाती है, इनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उत्पादन कैसे किया जाता है, और इनका यूजेस क्या है, यूज़ क्या है इनका, इन तीनों पार्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे।
सेकेंड जो यूनिट हमारी यहाँ पर डिस्कस करनी है हम लोगों को, उसमें हम लोग बॉटनी ऑफ ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइबर्स के बारे में, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है स्टडी ऑफ द प्लांट्स विद बॉटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज्ड एंड इकोनॉमिक यूजेस, यील्डिंग एडिबल एंड एसेंशियल ऑयल्स। यानी कि यहाँ पर जिन पौधों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी भी हमको देनी होगी, जैसे उसकी फैमिली के बारे में, उसका उस पौधे का जिसका हम लोग यूज़ करते हैं उसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, रूट है, स्टेम है, सीड है, कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी प्लांट को उगाया जाता है तो उसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है, सबसे मेजर या इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है वो होता है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। जाहिर सी बात है किसी पौधे को उगाया जाएगा तो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा, उसका आर्थिक महत्व होगा, तभी तो उसको उगाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। यील्डिंग एडिबल का मतलब होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं या खाद्य जिन पौधों से हमको भोजन का सोर्स होते हैं जो हमारे लिए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी यूनिट में शुगर, स्टार्च, फाइबर्स और फ्यूमिटोरीज और मास्टिकेटोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा नए हैं जो कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन रूप से यूज किए जाने वाले नाम हैं। फ्यूमिटोरीज का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका उपयोग हम लोग स्मोकिंग में करते हैं, जैसे सिगरेट है हम लोग स्मोक करते हैं उसको, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूमिटोरीज। और मास्टिकेटोरीज क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग चबाने में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग गुटखा चबाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, कत्था को चबाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिनको हम लोग चबाते हैं वो मास्टिकेटोरीज कहलाती हैं। इसके अलावा हम लोग रबर के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, टिम्बर और बायोफ्यूल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो स्टार्च हो, फाइबर्स हो, चाहे ऑयल्स हैं, चाहे रबर है, ये हमको किसी न किसी पौधे से प्राप्त होती हैं। तो उन पौधों की फैमिली के बारे में, उनका कौन सा पार्ट है जिससे हमको उस पदार्थ को प्राप्त किया जाना है, इसके अलावा उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। यहाँ पर जो है यूनिट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट टू वी चूजन एरिया वाइज। जाहिर सी बात है यहाँ पर दिया गया है टू वी चूजन एरिया वाइज, यानी कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस यूनिट को समझना है। यानी कि किस प्रकार से हम किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर फ्लावर्स जो पाए जाते हैं वो किस तरीके से कॉमर्शियली हमको बेनिफिट दे सकते हैं, सब्जियां कौन सी हैं, फ्रूट्स कौन से हैं, फल कौन से हैं, तो उनको भी यहाँ पर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोज, जरवेरा, ग्लेडियोलस, एंथ्यूरियम, लिली जिसको भी कहते हैं, इसको लिलियम या लिली भी कहते हैं। यानी कि ये कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं जिनका उपयोग हम लोग कॉमर्शियल फॉर्म में करते हैं। कॉमर्शियल का मतलब हो गया है कि हम लोग व्यवसाय के रूप में इससे किसी न किसी माध्यम से इसका यूज करके हम लोग पैसे कमाते हैं। तो रोज है, देखिए आपने गुलाब जल का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे जो जरबेरा हैं, ग्लेडियोलस है, इनका उपयोग परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। बहुत सारी जो आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेंट्स देखते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किए जाते हैं। जितनी भी आप फ्लेवर्स अलग अलग टाइप के देखते हैं उन फ्लेवर्स को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक कॉमर्शियल यूज की एक पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स में क्या क्या हैं, टोमेटो है, टमाटर दिया गया है, बेल पेपर दिया गया है यहाँ पर जिसको हम लोग शिमला मिर्च कहते हैं, कुकुम्बर दिया गया है, स्ट्रॉबेरी दिया गया है। इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल फॉर्म में करते हैं।
टमाटर का उपयोग सब्जी की फॉर्म में किया जाता है, बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है। और इनका प्रोडक्ट इनको सब्जी के रूप में तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि कई समय तक, कई महीनों तक हम लोग उसको रख कर खा सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो कि कॉमर्शियल फॉर्म में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है एक्जोटिक लीव्स वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया गया है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का एक बहुत ही खास प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं जल संवर्धन। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, चाहे जितने भी फ्लावर्स दिए गए हैं, चाहे वो सब्जियाँ जितनी भी दी गई हैं, या फिर जो लीफ के पार्ट होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके, यानी कि जल संवर्धन का यूज करके इन सारी चीज़ों को उगा सकते हैं। जल संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सॉइल का यूज नहीं किया जाता है, उसमें कुछ वाटर का यूज करके और जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करके बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को उगाया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं। अब देखिए यूनिट 4 जो है हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज। आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत और इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से जो आप चीज़ें पढ़ेंगे, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको जो प्रेजेंट टाइम के मॉडर्न टाइम में जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, वो आपके लिए बहुत खास हो जाती है। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का वर्क कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की मूवी बना रहा है, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है, या किसी भी प्रकार की स्क्रिप्ट को लिख रहा है, किसी भी प्रकार के काम को वो कर रहा है, अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी परमिशन के बिना उसके जो चीज़ें हैं, उसका कार्य है, उसको चोरी करता है या उसको कॉपी कर लेता है, तो आईपीआर के अंतर्गत, आईपीआर जो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत, जो व्यक्ति जिसके कार्य को चुराया गया है या उसके कार्य को कॉपी किया गया है, वो आईपीआर के अंतर्गत उस दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर एक्शन ले सकता है, और इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक का मतलब होता है आपका जो अपने माइंड के लेवल पर, आपने अपनी सोचने समझने की क्षमता के लेवल पर कोई चीज़ क्रिएट की है, और वो भी एक प्रकार का आपका उसके ऊपर अधिकार है। और ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर दिया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है पारंपरिक ज्ञान, यानी कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडियन कल्चर में बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं जिनकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। ये भी एक बहुत ही संगठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका उपयोग हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी व्यवसाय होते हैं उनमें उनके जो रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको व्यापक रूप से उनको रेगुलेट करना होता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई व्यापार किया जा रहा है तो वो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही किया जाएगा। यहाँ पर देखिए TRIPS, WIPO, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि IPR और WTO के अंतर्गत काम करती हैं, वर्क करती हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। अब देखिए पेटेंट एक्ट जो 1970 में दिया गया था,
वो आईपीआर के अंतर्गत ही आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में अगर आप किसी भी वर्क को करते हैं, अगर आपके वर्क को कोई कॉपी करता है या किसी भी प्रकार के वर्क को आपको चुरा लेता है, तो उसमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार से उसको समझाया गया है और उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर TIFAC, NRDC, राइट्स के बारे में, प्रोसीडर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट्स के बारे में, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स के बारे में, इन्फ्रिंगमेंट के बारे में, कॉपीराइट के बारे में। ये देखिए कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को डालते हैं, उनका कंटेंट कोई चुरा ले तो वो उसको कॉपीराइट दे सकता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ये देखिए जो IPR है उसकी कुछ फॉर्म्स हैं, 4-5-6 फॉर्म्स हैं। उन फॉर्म्स के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति उसको चोरी करता है या उसका नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPR जो नियम है, लॉ है, उसके अंतर्गत उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें हमारी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी आ जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड बायोटेक इन्वेंशंस। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी प्लांट वेराइटीज़ हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया जाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो कि संरक्षित की गई हैं, क्योंकि या तो वो एंडेंजर्ड हो गई हैं, या तो वो रेयर हो गई हैं, या तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, या फिर होने वाली हैं, यानी कि विलुप्त या तो हो गई हैं या फिर होने वाली हैं। तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, बहुत सारे हर्बेरियाज हैं जिनके अंतर्गत उनको संरक्षित किया जाता है। तो इस जो आपकी ये 4th यूनिट है ये बहुत ही खास हो जाती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूनिट 5 की बात करेंगे। यूनिट 5 जो है आपकी, जिसको हम लोग एथनोबॉटनी कहते हैं। एथनोबॉटनी का मतलब होता है मानव वनस्पति विज्ञान। एथनो वर्ड जो होता है वो संस्कृति जिसका मतलब होता है। अगर हम लोग एथनो वर्ड का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है संस्कृति। और हम लोग इंडियन कल्चर में रहते हैं, इंडियन कल्चर की संस्कृति की बात करेंगे तो यहाँ पर सामूहिक रूप से हम लोग मानव का और इंडियन कल्चर का और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जो सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसको यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, मैथडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटेनिकल रिसर्च, यानी कि कौन सी मेथड्स को यूज किया जाता है मानव वनस्पति विज्ञान में। एक तो होता है फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया, म्यूजियम, अदर एस्पेक्ट ऑफ एथनोबॉटनी, इम्पॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें सिद्ध है, आयुर्वेदा है, यूनानी है। इसके अलावा रोल ऑफ आयुष, NMPV, CI मैप और CARI के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी मेथड्स जो है अपनाए जाते हैं किसमें, मानव वनस्पति विज्ञान में रिसर्च के लिए। तो उसमें एक हो गया है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो फील्ड वर्क में डाटा कलेक्ट करता है, उसके अनुसार अपनी एक समरी तैयार करता है और जिसके अनुसार आगे की कहानी होती है। लिटरेचर होता है जिसमें एक लिटरेचर हर एक देश के अकॉर्डिंग, हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हर्बेरियाज स्थापित किए गए हैं जिसमें बहुत सारी प्लांट स्पीसीज को कंजर्वेट किया गया है। म्यूजियम्स आप लोग देखते हैं, बहुत सारे म्यूजियम हैं, बॉटेनिकल म्यूजियम्स होते हैं, जूलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, एथनोबॉटनी के अंतर्गत भारतीय इंडियन कल्चर को समझाने के लिए और मानव का बॉटनी के साथ में जो संबंध है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक टॉपिक यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
यानी कि एथनोबॉटनी का इंडिया में जो मेडिसिन्स हैं या इंडिया की जो औषधि प्रणाली है या जो मेडिसिनल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात की गई है। जैसे सिद्ध का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेदा का नाम आप लोग सुनते हैं, यूनानी का नाम सुनते हैं। तो ये जो है, ये जो पद्धतियाँ हैं ये इंडियन कल्चर का पार्ट हैं। इंडियन कल्चर में बहुत सारे समय से ये चीज़ें यूज की जा रही हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से क्या करती हैं, इंडिया में वर्क करती हैं। आयुर्वेदा का नाम आप लोग बहुत सारी प्रेजेंट टाइम में सुनते ही हैं। सिद्ध का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन एक इंडियन कल्चर का एक पार्ट है जो कि इसको इंडियन कल्चर में यूज किया जाता था। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रोल ऑफ आयुष। रोल ऑफ आयुष, जो आयुष वर्ड है ये 2-3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आयुर्वेदा है, सिद्ध है, यूनानी है, योग है, इसके अलावा जो होम्योपैथिक है, इन सभी को मिश्रण करके एक नाम दे दिया गया है आयुष। और आयुष एक समझ लीजिए एक बहुत ही सेंटर पॉइंट, एक नाम दे दिया गया है इसको यूनिक बनाने के लिए। NMPV क्या होता है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड होता है, जिसका कार्य क्या होता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कि मेडिसिनल फील्ड में मेडिसिन को के बनाने के लिए रिलायबल है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा हम लोग CI मैप के बारे में बात करते हैं। CI मैप क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। CARI क्या है, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बहुत सारे CI मैप, CARI ये कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स को एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि इनका उपयोग हम लोग कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम लोग कह सकते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है ट्राइबल नॉलेज टुवार्ड डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि रोगों का जो उपचार है उसको, उसकी जानकारी जो है जनजाति लोगों को भी होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है बहुत रिलायबल है। बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको डिजीज़ की जानकारी ही नहीं होती है कि क्या है, कैसे हुआ है, क्या चीज़ इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे है, मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ऐसे पौधे जो होते हैं जिनसे हम लोग मेडिसिन को प्राप्त करते हैं या कुछ ऐसे तत्वों को प्राप्त करते हैं जो मेडिसिन बनाने में उपयोग होते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। और मेडिसिनल प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है, या उसके बीज जो हो सकते हैं वो जो है मेडिसिन को बनाने के लिए उपयोग हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग प्लांट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन को भी डिस्कस करेंगे। प्लांट कंजर्वेशन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। प्लांट कंजर्वेशन का मतलब होता है पौधों का संरक्षण। आपने सुना होगा बहुत पुराने समय से लेकर आधुनिक समय में भी प्लांट का कंजर्वेशन किया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो चलती रहती हैं। आपने एक बहुत पुराने समय में सुना होगा चिपको मूवमेंट, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। उसमें एक समय ऐसा आ गया था कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, पौधों को काटा जा रहा था अपने उपयोग के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक लोगों को उत्साहित किया, कहा कि आप पौधों के पास जाकर उसको चिपक जाइए जिससे कि लोग उसको काट ना पाएँ। तो ये पुराने समय से लेकर अभी आज के समय तक ये जो कंजर्वेशन की प्रोसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो ओवरऑल हम लोग परसेंटेज देखते हैं जियोग्राफिकल एरियाज़ में, पौधों का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और इसका पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और किस प्रकार से प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाना चाहिए, प्लांट को कैसे उगाया जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग यूनिट 6 की बात करेंगे। यूनिट 6 में हम लोग मेडिसिनल एस्पेक्ट की बात करेंगे। मेडिसिनल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि औषधि पहलू, यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होता है, तो उन पौधों की बात करेंगे हम लोग। और उन पौधों से क्या होता है, प्लांट जो मनुष्य होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप के जो है रोगों में उनका उपयोग किया जाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स यूज्ड बाय ट्राइब्स, यानी कि कुछ ऐसे कॉमन प्लांट्स होते हैं जिनका उपयोग जनजातीय लोगों के द्वारा मेडिसिन की फॉर्म में, औषधि की फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है एजिल मार्मिलोस, फाइकस रेलिजियोसा, साइनोडॉन डेक्टिलॉन, इक्लिप्टा एल्वा, ऑक्जेलिस, इसके अलावा ओस्मम सेक्टम, ट्राइकोपस जेलियानिकस। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है एथनोबॉटेनिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जाहिर सी बात है कि जो प्लांट रिसोर्सेज हैं, पौधों के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइमेवल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड बॉटेनिकल यूजेस डिपिक्टेड ऑन आवर एपिक्स, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो महाकाव्य हैं, हमारी जो पुरानी महाकाव्य लिखे गए हैं, उन महाकाव्यों में जो हमारे पवित्र उपवन हैं, यानी कि बहुत सारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको धार्मिक तौर पर बहुत ही पवित्र माना जाता है। जैसे कि हम लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो उन उपवनों का और उनका वानस्पतिक रूप से जो उपयोग हो रहा है और उन वनों का जो संरक्षण है वो कैसे किया जाए, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि महाकाव्यों में हमारे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जो कि धार्मिक रूप से जो हमारे वृक्ष हैं, हमारे जो वन हैं, वो किस तरीके से कौन कौन से हैं, उनका धार्मिक महत्व भी है, उसके साथ साथ उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका प्राइमरी रूप से, अगर मान लीजिए छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है या नॉर्मली रूप से जिनका हम लोग उपयोग कर लेते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनमें है टीनोस्पोरा, एकोरस, ओसिमम, टर्मेरिक एंड एलोए। ठीक है, इन जो प्लांट्स का नाम दिया गया है, इनका उपयोग हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर में करते हैं। लिखा हुआ है, एक नाम दिया गया है इंडियन फार्मेकोपिया। इंडियन फार्मेकोपिया एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो इंडियन फार्मेकोपिया होता है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिजिटल फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा जो मेडिसिन्स के रूल्स होते हैं, उनको मार्केट की कैसे किया जाना चाहिए, उसके बाद में उसमें उसकी क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। खासकर ये काहे से रिलेटेड है, आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं उनमें क्वालिटी कैसी है, उनका एश्योरेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर
एक नियमों एक बिल्कुल एक डिजिटल फॉर्म में दी गई हैं, जिनका एक रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको एक सिक्वेंटल प्रोसेस में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ है क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एडल्ट्रेशन, यानी कि जो हमारे कच्चे ड्रग्स होते हैं, कच्चे उत्पाद जो होते हैं, चाहे वो किसी भी प्लांट की लीफ हो सकती है, सीड हो सकते हैं या रूट हो सकती है, उनका मूल्यांकन, उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन कैसे किया जाए। और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई दवा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जो हमारी यूनिट 7 है जिसको हम लोग फार्मेकोग्नोसी के नाम से जानते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट, यानी कि व्यावसायिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से हम लोग किस तरीके से जो ड्रग्स होते हैं उनको कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक रूप से हम लोग ड्रग का मूल्यांकन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि सूक्ष्म रूप से हम लोग ड्रग का इवोल्यूशन करते हैं। फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, फिजिकली हम लोग ड्रग का इवोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव एंड इंसर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग, यानी कि जाहिर सी बात है किसी को कोई ड्रग जब बनता है तो उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उसमें कुछ एक्टिव होती हैं, कुछ इंसर्ट होती हैं, यानी कि कुछ इनएक्टिव होती हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, कौन से एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, कितने परसेंटेज में उनको मिलाया गया है, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और जितनी भी कॉमर्शियल मार्केट में जो ड्रग ले जाया जाता है, जिसको मार्केट में बेचा जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन 3-4 सेक्शन में होता है, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक फॉर्म में पहले होता है, फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है, फिर फिजिकल फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से उसका क्या किया जाता है, उसकी छानबीन की जाती है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट्स, यानी कि ड्रग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल ड्रग का मतलब होता है कोई विशेष प्रकार का ड्रग है, उसको हम लोग कह देते हैं इंडिविजुअल ड्रग। इसके अलावा हम लोग ड्रग एडल्ट्रेशन कहते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस प्रकार की चीज़ों को ड्रग में मिलाया गया है, मिक्स किया गया है। लिखा हुआ है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि जो ड्रग को बनाने में जो कच्चे सोर्सेस को मिलाया गया है वो कौन कौन से हैं। रूट है या फिर राइजोम है, बल्ब है, कॉर्म है, लीव्स हैं, स्टेम हैं, इसके अलावा फ्लावर हैं, फ्रूट हैं या सीड्स हैं। कौन कौन से पदार्थों को उसमें मिलाया गया है या क्या उसका सोर्स है, उस ड्रग को बनाने का सोर्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फार्मेकोग्नोसी एक बहुत ही एडवांस ब्रांच है। इसमें हम लोग ब्रॉडली तौर पर जो कि मेडिसिनल फील्ड में वर्क करते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारी जो हम लोग बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको समझना ये आवश्यक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी ऑफ अधाटोडा वसिका एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा एज ए डायरेक्टा इंडिका कोरिएंड्रम सटाइवम धतूरा मेटल इक्लिप्टा एल्वा एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस ओसिबम सेक्टम फाइलेंटस एमेरस, इसके अलावा रिसिनस कम्युनिस विस्का रोजिया जिंजीवर ऑफिसिनेट, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक फॉर्म में हम लोग जो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं इनका जो है स्टडी करते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक रूप में या ऑर्गेनोलेप्टिक फॉर्म में इसकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, हम अपने सिलेबस की जो लास्ट आपकी
यूनिट है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग उसके इस यूनिट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस यूनिट को भी देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। लिखा हुआ है यूनिट 8 है हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। हर्बल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? हर्बल का मतलब होता है जड़ी बूटी, प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना, यानी कि जड़ी बूटियों के द्वारा या जड़ी बूटी युक्त उत्पादों को बनाना। और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है पादप रसायन, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए पहला टॉपिक दिया गया है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स, यानी कि जो जड़ी बूटियों का जो कलेक्शन है वो कैसे किया जाता है। कैप्सूल्स, यानी कि जिनको हम लोग हर्बल कैप्सूल्स भी कहते हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसको कॉम्प्रेसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग हर्बल कॉम्प्रेसेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कैसे कैप्सूल्स की सिकाई कैसे की जाती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कुछ पौधों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, सॉरी पौधों के नाम नहीं है दिए गए, कुछ प्रोसेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक्जिलिर। ठीक है, एक्जिलिर क्या होता है, ये एक मीठा सबस्टेंस होता है, एक मीठा तरल पदार्थ होता है जो कि मेडिसिनल फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ग्लिसराइड्स का उपयोग करते हैं, ग्लिसरीन जिसको हम लोग कहते हैं। ये भी हम लोग एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का तरल होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। हाइड्रोथेरेपी एंड हर्बल बाथ, ये देखिए हाइड्रोथेरेपी एंड हर्बल बाथ, ये जो है इस प्रोसेस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसमें जड़ी बूटियों के द्वारा कुछ मटेरियल को तैयार किया जाता है जिसका उपयोग हम लोग बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। हर्बल ऑयल हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं, ये भी क्या होता है, बहुत सारी स्किन डिजीज़ को सही करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लिखा हुआ है लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स एंड टिंक्चर, ये भी क्या होता है, एक प्रकार के मटेरियल होता है जो कि जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग पुल्टिस के बारे में पढ़ते हैं, पुल्टिसिस, सेलेब्स के बारे में पढ़ते हैं, स्लिबरी एल्म स्लूरी के बारे में पढ़ते हैं, और ग्रुअल सपोस्टोरीज के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, चाहे वो पॉल्टिसिस हो, सेलेब्स हो, स्लिपरी एल्म स्लूरी हो, ग्रुल सपोस्टोरीज हो, ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। जड़ी बूटियाँ जो हैं, जो कि इंडियन कल्चर का एक बहुत ही अच्छा पार्ट हैं, और इंडिया में इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे वन ऐसे पाए गए हैं, ऐसे इतने अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं जिनसे जड़ी बूटियों को प्राप्त करके बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है टीज। टी मतलब क्या है, चाय वही होती है जो हम लोग चाय पीते हैं। चाय क्या होती है, चाय किस एरिया में कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस में उगती है। इसके अलावा चाय को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, चाय को उगाने का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग टी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लिखा हुआ है प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में। प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट के अलावा हम लोग जनरल डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल डिटेक्शन का मतलब होता है जिस पौधे को हमने देखा उसकी पहचान कैसी करनी है, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। और लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन प्रोसीडर, यानी कि जिस पौधे को हम लोगों ने या जिस पौधे में जिस पार्ट को हम लोगों को यूज़ करना है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, निष्कर्षित कैसे करना है, और उसके लक्षणों का वर्णन या लक्षणों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्लाइकोसाइड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, कार्बोनिक जो है कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा हम लोग फ्लेवोनॉइड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई यहाँ पर, फ्लेवोनॉइड्स एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। फ्लेवोनॉइड्स
और थेरेपेटिक एप्लीकेशंस, फ्लेवोनॉइड्स के थेरेपेटिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये भी टॉपिक एक दोनों, ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक ही चीज़ है, फ्लेवोनॉइड्स के बारे में ही पूछा गया है। फ्लेवोनॉइड्स होते क्या हैं? फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? एक नेचुरल पिगमेंट का एक ग्रुप होता है। पिगमेंट आप लोग जानते हैं, वर्णक जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बहुत सारे रोगों के उपचार में, बहुत सारे स्किन डिजीज के उपचार में, कैंसर जैसे रोगों के उपचार में यहाँ पर इन पिगमेंट्स का उपयोग करके बहुत सारी थेरेपी, बहुत सारे फॉर्म में इसको किया जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एंथोसाइनिन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसाइनिन्स क्या है? एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो जो है कलर्ड वाटर सॉल्युबल जो है फिनोलिक पिगमेंट होते हैं, यानी कि जो कलर्ड वाटर होता है उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल होने वाले पिगमेंट्स होते हैं। यानी कि एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो कि कलर्ड वाटर में घुल सकता है, और ये जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है भरा रहता है वेक्यूल्स में। प्लांट जो होता है, प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट सेल जो होती है उसमें ये उनकी वेक्यूल्स में भरा रहता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्यूमेरिन। क्यूमेरिन क्या होता है? ये जो है एक प्रकार का जो है कलरलेस फिनोलिक एक सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग लिग्निन के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्पिन्स के बारे में, वोलाटाइल ऑयल्स के बारे में, सेपोनिन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेपोनिन्स क्या होते हैं? ये कड़वे स्वाद वाले सबस्टेंसेस होते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। इसके अलावा हम लोग कैरोटीनॉइड्स के बारे में, एल्कलॉइड्स के बारे में, कैरोटीनॉइड्स एंड फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने इस पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है, बहुत ही खास प्रकार का सिलेबस है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। और जाहिर सी बात है इस सिलेबस में बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो मेजर यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे डोमेस्टिकेशन का टॉपिक है, बहुत सारे जो प्लांट्स के बारे में दिया गया है, इंडिविजुअल प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनके बारे में बहुत मेजर क्वेश्चन आप पूछा जाता है। आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर्बल प्रिपरेशन जो टॉपिक यहाँ पर पूछा जाता है, कैसे हर्बल प्रिपरेशन में किस प्रकार से जड़ी बूटियों का उपयोग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। और फार्मेकोग्नोसी वाला जो पार्ट है उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, जिनमें बहुत सारी क्वालिटी को मेज़र किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल ये जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, और एक एक करके जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू सो मच। और सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच।